गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं, मेरी आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हर हफ्ते मैं आपको बंगाल से जुड़ी कोई ना कोई वाकया कहानी बताता रहता हूँ। उसके दो रीज़न्स हैं। नंबर वन, ये कि डेली फाइल्स बनाते हुए हमने जो भी रिसर्च किया, मैं चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि हमारे ही ऑफिस में दबके रह जाए। दूसरी बात, आपकी भी आंखें खुलें, आपको ये बात समझ में आए कि आपसे क्या क्या छुपाया गया है। एक विधिवत तरीके से हमारे जो इतिहास है, जो असली इतिहास है, छुपाया गया है। इसलिए मैं आपसे ये कहानियाँ शेयर करता हूँ। तीसरा कारण यह है, मैं चाहता हूँ अगर आप यंग हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके बच्चे हैं या आपके भाई बहन दोस्त कोई यंग लोग हैं, उन तक इनको ज़रूर पहुँचाइए। भारत के युवा की पहली आवश्यकता है वो अपने सत्य इतिहास को जाने। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो उस वक्त की है जब बंगाल और खासकर कलकत्ता भारत का कल्चरल हार्ट हुआ करता था, यानी भारत का धड़कता हुआ सांस्कृतिक दिल। एक समय था जब बंगाल का नाम देश के सबसे प्रॉस्पेरस इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल स्पेसेस में गिना जाता था। और आज वही बंगाल एक धीमे लेकिन विजिबल डिक्लाइन की ओर बढ़ता जा रहा है। और ये मैंने खुद अनुभव किया इस फिल्म को शूट करते हुए। दोस्तों, हमने बचपन में ही सुना था कि बंगाली इंटेलेक्चुअल यानी भद्र लोग हमेशा ज्ञान, साहित्य और कला को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन क्या ये सच है कि बंगाल आज भी वही है? क्या कलकत्ता आज भी वही शहर है जो कभी भारत का कल्चरल कैपिटल कहलाता था? जब हम वेस्ट बंगाल के छोटे शहरों में घूमते हैं तो वहाँ का हाल कुछ और ही कहानी सुनाता है। जहाँ एक समय बंगाल इंडस्ट्रीज में सबसे आगे था, वहीं आज ये सिर्फ मीडियम लेवल के छोटे छोटे कारखानों में सिमट कर रह गया है। पहले यहाँ जूट मिल्स, स्टील प्लांट्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थीं, लेकिन आज ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ ठप पड़ी हुई हैं, अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गई हैं, और जो हैं वहाँ पे हड़ताल, दंगा, कम्युनल वायलेंस हर समय चलता रहता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है बंगाल में उनके युवाओं के साथ। एक समय था जब युवा केवल पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि पढ़ाई के लिए बाहर तो जाते हैं, लेकिन लौट कर वापस बंगाल नहीं आते हैं। कोलकाता के कई इलाकों में आप देखेंगे कि वहाँ केवल बुजुर्ग लोग रह गए हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोहल्ले के मोहल्ले, गांव के गांव, शहर के शहर में सिर्फ बूढ़े बुढ़िया लोग रह रहे हैं। जवान लोग चले गए हैं, वापस ही नहीं आते हैं। बच्चे और युवा या तो दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, मुंबई चले गए या विदेशों में बस गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ रोजगार की कमी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण है? दोस्तों, आज कलकत्ता की कई गेटेड सोसाइटीज किसी बड़े रिटायरमेंट होम जैसे लगती हैं। लोग अपने बच्चों और पोते पोतियों से वीडियो कॉल्स पर बात करके ही खुश रहने को मजबूर हैं। अब सवाल उठता है, आखिर बंगाल का यूथ बंगाल छोड़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है बंगाल की पॉलिटिक्स, बल्कि मैं तो कहूंगा बंगाल की डर्टी, डेंजरस, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। आज से कुछ दशक पहले लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट ने बंगाल को एक लेबोरेटरी बना दिया था, इंडस्ट्रीज को खत्म करने की लेबोरेटरी। इंडस्ट्रीज को खत्म किया गया, हड़तालों का दौर शुरू हुआ और इन्वेस्टर्स छोड़ छोड़ के भागने लगे। और फिर आई 2011 की वो लहर जब बंगाल के लोगों ने उम्मीद के साथ टीएमसी को सत्ता सौंपी। लेकिन क्या बदला? क्या कुछ बदला? शायद कुछ भी नहीं। लेफ्टिस्ट वायलेंस की जगह अब टोला सिस्टम ने ले ली। टोला सिस्टम, आप जानते हैं ये क्या है? बंगाल की राजनीति को लेकर एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है टोलाबाजी, यानी ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन। पहले लेफ्ट सरकार के दौरान यह सिस्टम था कि लोकल पार्टी यूनिट्स अपना एक टैक्स वसूलती थी, लेकिन आज हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब पूरे राज्य में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि पैसा कौन वसूलेगा। इट्स अ वॉर बिटवीन एक्सटॉर्शनिस्ट्स, पॉलिटिकल एक्सटॉर्शनिस्ट्स। चाहे मकान बनवाना हो, दुकान खोलनी हो या किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना हो,
और तो और अपनी बेटी की शादी करानी हो, हर जगह टोलाबाजी है। कोई घर बनाना चाहता है, सिंडिकेट से सामान खरीदो। दुकान खोलनी है, पार्टी के गुंडों को पैसा दो। आज बंगाल में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिना टोलाबाजी किए हो ही नहीं सकती, यह मैं चैलेंज से कह सकता हूं। और इसलिए क्योंकि जब हम लोग दिल्ली फाइल्स के रिसर्च के लिए वहां गए थे तो दोस्तों हमारे इंटरव्यूज कराने में भी टोलाबाजी चालू हो गई और अंततः हमारी रिसर्च टीम को वहां से भाग के वापस बंबई आना पड़ा। चेहरे तो बदल गए हैं मगर खेल वही चल रहा है, वही पुराना सुहरावर्दी का आज़ादी के पहले का मुस्लिम लीग का खेल चल रहा है। सिर्फ पार्टी के लोग ही नहीं, पुलिस भी इस अरेंजमेंट में शामिल है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसे धमकाया जाता है या फिर चुनाव के दौरान हिंसा का शिकार बना दिया जाता है। वेस्ट बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस, स्पेशली इलेक्टोरल वायलेंस, बंगाल के अब पॉलिटिकल डीएनए में बस गया है और एज अ वेपन यूज किया जाता है। दोस्तों चुनाव के दौरान ये और भी साफ नजर आता है, जहां भी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती हैं वहां पीसफुल वोटिंग होती है और भारी टर्नआउट भी होता है। और वहीं जहां स्टेट पुलिस की निगरानी वाले एरियाज में इलेक्शंस होते हैं, वायलेंस और यहां तक कि बूथ कैप्चरिंग के कारण वोटिंग इफेक्ट होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोकल इलेक्शन ऑफिसर्स बिना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के अपना ड्यूटी करने से मना ही कर देते हैं। दोस्तों बंगाल हमेशा से शिक्षा के लिए जाना जाता था। मेरे माता पिता भी वहीं जाके पढ़े थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एजुकेशन सिस्टम का बंगाल में जो हाल हुआ है वो वाकई चिंता का विषय है। बोर्ड एग्जाम्स में पेपर लीक हुए, लेकिन लोगों ने कोई बड़ा विरोध नहीं किया। पहले जहां एजुकेशन को लेकर बंगाली समाज बेहद सेंसिटिव था, वहीं अब लोग केवल मनी मन गुस्सा जाहिर करते हैं या व्हाट्सएप पे। कई नामी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं। जो छात्र मेहनत करते हैं वे बाहर पढ़ने चले जाते हैं। यह भी एक वजह है कि बंगाल में इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। बदलाव की चाहत अब धीरे धीरे दिखने लगी है। बंगाल के लोग जो पहले अपनी समस्याओं पर बात करने से कतराते थे, अब खुलकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पहले जब कोई बंगाल को क्रिटिसाइज करता था तो भद्र लोग इसे बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन अब एक नई सोच उभर रही है। अब लोग बंगाली प्राइड वाली राजनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। अब बंगाल के लोग ये नहीं चाहते कि उनका स्टेट नेशनल प्रोग्रेस से आइसोलेटेड रहे। आज बंगाल के लोग पूरे भारत की मेन स्ट्रीम में भाग लेके उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में अगर फेयर वोटिंग होती है तो शायद बंगाल एक नया रास्ता अपनाने को तैयार हो सकता है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल अपने पुराने गौरव को वापस पा सकता है या नहीं। ये तो 2026 में आने वाले इलेक्शंस ही तय करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उन कमेंट से पढ़ के करता हूं। कई लोग कहते हैं कि ये वीडियोस इतने वायरल क्यों नहीं है। तो देखिए, अगर आप डमरू बजाएं तो बंदर नाचता है, हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। वो आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है, क्या आपने सुना? क्या आपने इसको अपने भाई, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने दोस्त, अपने कलीग, अपनी पत्नी, आपने व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर किया? शेयर करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प बंगाल से जुड़े विषय को लेकर। तब तक के लिए वंदे मातरम।